गत वीडियो में हमने भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ा था। आज हम उत्तरी मैदान के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। उत्तर के महान पर्वतीय भाग के दक्षिण में उत्तरी भारतीय मैदान पाया जाता है। हिमालय के निर्माण के समय शिवालिक के दक्षिण में एक खाई का निर्माण हुआ था, जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा लाया गया अवसाद निक्षेपित होता चला गया। कालांतर में यही अवसाद उत्तरी मैदान के रूप में निर्मित हुआ। यह मैदान पश्चिम में सतलज की नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र की नदी तक लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। इसका निर्माण क्योंकि नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ से हुआ है, इसलिए यह भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। इस मैदान की पुरानी जलोढ़ को बांगर और नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इस मैदान की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती चली जाती है। उत्तर के इस मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है: पंजाब या सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। मानचित्र में उत्तर के मैदान को दर्शाया गया है। इसका जो सुदूर पश्चिम का भाग है, जो लाल रंग में प्रदर्शित हो रहा है, वो पंजाब के मैदान के नाम से जाना जाता है। यह मैदान सिंधु और उसकी सहायक नदियों, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज आदि आती हैं, से निर्मित हुआ है। इस मैदान का अधिकांश भाग अब पंजाब में चला गया है। यहाँ नदियों के बीच की जो भूमि होती है, हरे 2 आब के नाम से जाना जाता है। यह मैदान घग्गर से लेकर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। इसमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल का कुछ भाग आता है। यह भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। तीसरा इसका उपभाग है ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह पूर्णतः असम में स्थित है और बिल्कुल समतल है, और इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। भारत के इस विस्तृत मैदान की भौगोलिक आकृति में भी विविधता पाई जाती है। मिट्टी की विशेषता और ढाल के आधार पर मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है भाबर प्रदेश। यह प्रदेश शिवालिक की पहाड़ियों के ठीक नीचे 8 से 16 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में हिमालय से निकलने वाली सरिताएं लुप्त हो जाती हैं। यह संपूर्ण क्षेत्र कंकड़, पत्थर और मिट्टी का बना हुआ है। दूसरा है तराई क्षेत्र। भाबर प्रदेश के ठीक नीचे का वह क्षेत्र जहां भाबर प्रदेश में लुप्त हुई सरिताएं पुनः प्रकट हो आती हैं, तराई कहलाती है। तराई का यह क्षेत्र घने जंगलों और वन्य जीवों से भरा हुआ है। यहाँ की भूमि नम और दलदली होती है। तीसरा जो हमारा प्रदेश आता है, वह है बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश उत्तरी भारत का विशालतम भाग है। यह नदियों द्वारा लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है। इसमें चूने के निक्षेप भी पाए जाते हैं। चूने के ये निक्षेप छोटे छोटे कंकड़ियों के रूप में मिलते हैं, जिसे कंकड़ कहते हैं। चौथा जो प्रदेश है, वो कहलाता है खादर प्रदेश। खादर प्रदेश वह प्रदेश है जो प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई नवीन जलोढ़ मिट्टी से उर्वर होता रहता है, और यह बिल्कुल युवा और अत्यधिक ही उपजाऊ प्रदेश है। तीसरा जो हमारा भौतिक प्रदेश है, उसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भारतीय विशाल मैदान के दक्षिण में यह पठार स्थित है, और ये भारत का सर्वाधिक प्राचीन भाग है, और इसे गोंडवाना लैंड से बना हुआ माना जाता है। इस पठार की जो आकृति है, वो उल्टे त्रिभुज के आकार की है। भारत का ये प्रायद्वीपीय भाग, जैसा कि मैंने बताया, गोंडवाना लैंड का भाग है, और इसके विभाजन के बाद उत्तर की ओर खिसककर अपने वर्तमान स्वरूप में आ गया है। इसका निर्माण प्राचीन और कठोर आग्नेय चट्टानों से हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार को वृहद रूप से हम 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं: मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। इस मानचित्र में भारत के पठारी भाग को प्रदर्शित किया गया है। इसमें 3 मुख्य भाग, दक्कन पठार, कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार, तीनों त्रिभुज की आकृति में जुड़े हुए हैं। ऊपर की तरफ यह पठार थोड़ा कटा फटा है। इसके सुदूर पश्चिम का जो भाग है, वो मालवा का पठार के नाम से जाना जाता है। मालवा के पठार के उत्तर में बुंदेलखंड का पहाड़ है।
पठार पाया जाता है। बुंदेलखंड के पठार के पूर्व की ओर बघेलखंड का पठार और बघेलखंड के पास में ही ठीक छोटा नागपुर का पठार पाया जाता है। छोटा नागपुर के पठार का एक भाग शिलोंग में शिलोंग के पठार के नाम से जाना जाता है। जैसा कि अभी हमने मानचित्र में देखा कि प्रायद्वीपीय पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का मुख्य पठार। मध्य उच्च भूमि विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित प्रायद्वीप के उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, उत्तर में गंगा के मैदान से घिरी हुई है। मध्य उच्च भूमि को पश्चिम से पूर्व विभिन्न पठारों में बांटा गया है। इसके सुदूर पश्चिमी भाग को मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है तथा पूर्वी भाग को छोटा नागपुर के पठार के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के मध्य में बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार पाया जाता है। दक्कन के मुख्य पठार का विस्तार उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक है। यह पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट सतत और ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट में सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम पहाड़ियाँ शामिल हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती चली जाती है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। दक्कन का पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग लावा के प्रवाह से बना हुआ है। इसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। उत्तर की ओर प्रवाहित होने के दौरान प्रायद्वीपीय पठार पर दरारी ज्वालामुखी क्रिया हुई और दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैप लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियाँ जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, परंतु इसकी दो नदियाँ नर्मदा और तापी पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती हैं। धन्यवाद।